जय हिंद प्यारे साथियों। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, करंट अफेयर्स टॉपिक है कि 72nd बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्मी जो है बीपीएससी के एग्जामिनेशन में अगर फुल फ्लेजर तैयारी में लगे हुए हैं तो करंट अफेयर्स जो है बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। 30 से 35 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। उसमें से बहुत सारा सबमिट होता है, बहुत सारा स्कीम का सवाल आते हैं। तो उससे रिलेटेड हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्जाम वांटा प्रेप के द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और डिटेल में डिस्कस करेंगे। या तो हिंदी मीडियम के बच्चे हो या तो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हो, दोनों माध्यम के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट अफेयर से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम लोग 70 जो है जोर तरीका से तैयारी कराएंगे ताकि जो आपको जो है 72nd बीपीएससी में अच्छे मार्क्स आ पाएँ। और करंट अफेयर्स जो है आपको कैसे सोचना चाहिए ये भी आपको बिल्डअप कराएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक के चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहला आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछेगा कि ब्रिक्स समिट जो है, क्या बोला मैंने, ब्रिक्स समिट। देखिए ब्रिक्स समिट जो है, पहले जो ब्रिक्स समिट जो है ये कहाँ हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स समिट अभी जो 2026 में जो होने वाले हैं, 2026 में जो ब्रिक्स समिट होने वाले हैं ये न्यू दिल्ली में होने वाले हैं। ठीक है, 2026 का ब्रिक्स समिट क्या होगा, न्यू दिल्ली में भारत में होने वाले हैं। 18वीं ब्रिक्स समिट होगा। कितना होगा, 18वीं ब्रिक्स समिट जो कहाँ होंगे, 18वीं ब्रिक्स समिट, 18वीं जो है ब्रिक्स समिट जो होंगे, ब्रिक्स समिट ये कहाँ होंगे तो याद रखना है न्यू दिल्ली में होंगे। न्यू दिल्ली में होंगे, ये कहाँ बताओगा, ये सितंबर महीना में होंगे। ठीक है, यहाँ पे मेन यहाँ पे ये ब्रिक्स समिट को बेसिक ये जानना है कि 18वीं समिट कहाँ होने वाला है तो न्यू दिल्ली में। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2025 में जो 17वीं जो है जो ब्रिक्स समिट वो कहाँ हुआ था। ये याद रखना है रियो डी जेनेरियो एक जगह है, ठीक है, ब्राज़ील में पड़ता है। वहाँ पे 17वीं जो है ये 17वीं जो है ब्रिक्स समिट हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में पड़ता है, ये जुलाई 2025 में जो है ब्रिक्स समिट हुआ था। तो पहले तो आपको डेट पूछेगा, मतलब डेट नहीं पूछ के ये पूछेगा आपसे कि लोकेशन पूछेगा कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो ये 18वीं जो ब्रिक्स समिट है कहाँ होंगे, भारत में होंगे। ठीक है, अब हम बेसिक जानेंगे ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये जानना है। ब्रिक्स में कितने कंट्री आते हैं ये आपको जानना है। ठीक है, देखिए पहले ब्रिक्स जो है, पहले जो ब्रिक्स से बना था, क्या मतलब ब्रिक्स से बना था, एक इकोनॉमिक्स था नील है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसके बाद जो है ब्रिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ब्राज़ील होता है, ब्राज़ील, फिर होता है रशिया होता है, उसके बाद क्या होता है इंडिया होता है, इंडिया, उसके बाद क्या है चाइना, ठीक है चाइना, उसके बाद एस जोड़ा गया, इसका नाम क्या है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 5 कंट्री पहले से जो है जुड़ चुका था ब्रिक्स कंट्री में। पहले 4 था, उसके बाद लास्ट में जैसे साउथ अफ्रीका जुड़ गया। लेकिन अभी क्योंकि 18वीं ये जो है 18वां ब्रिक्स समिट जो हुआ है, शिखर सम्मेलन जो 12 से 13 सितंबर को होने वाला है, ये जो न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ठीक है, भारत में कहता है 1 जनवरी 2026 को बारी बारी से मिलने वाली अध्यक्षता संभाली है। 1 जनवरी को उनको जो अध्यक्षता मिल गया था और मुख्य कहता है कामकाज और बैठक के विवरणों पर आधारित है। जो इसका थीम क्या है ये आपसे पूछेगा कि 18वीं ब्रिक्स समिट का क्या थीम है। थीम जरूर याद रखना है, लचीलेपन, इनोवेशन, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण करना। इसका मतलब क्या, बिल्डिंग ऑफ द रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी पे काम करेगी। ठीक है, ये थीम है, थीम आपको ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ब्रिक्स समिट में सब मिला कि यहाँ पे 11 सदस्य हैं। यहाँ बताइए ब्राज़ील है, रूस है, ठीक है, रूस हो गया, उसके बाद क्या इंडिया हो गया, चाइना हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, इतना तो पहले से था। ठीक है, बाद में कौन कौन जुड़ा है, ये मिस्र जुड़ा है, मिस्र मीन्स बोलेंगे, यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे बात करें साउथ में इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और यूएई हो गया और क्या इंडोनेशिया। ठीक है, तो सब मिला के ब्रिक्स का जो मेंबर है कितने, 11 मेंबर, कितना है 11 मेंबर है। बाद में कौन जुड़ा है, यहाँ पे इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स में जो है ये जुड़ गया है। ठीक है, बात समझ में, सब मिला के पहले
पहले 5 था, फिर 10 हुआ, फिर क्या हो 11 हो गया। मतलब सब मिला के ब्रिक्स का मेंबर कितने 11 मेंबर है, ठीक है। और ब्रिक्स बनाने का सबसे बड़ा पर्पज बात करेंगे, क्योंकि ये ब्रिक्स ऐसा कंट्री है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसका अगर बात किया जाए 40% जो पॉपुलेशन जो है भागीदारी है और 40% जो है पूरे विश्व का जीडीपी का जो भागीदारी है, ठीक है। और इसमें जो भी देश है ये डेवलप कंट्री नहीं है, ये जो भी है डेवलपिंग कंट्री है जो अपना मार्केट को जो है बढ़ावा देना चाहते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहते हैं ताकि इनोवेशन मतलब नया कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना चाहते हैं। बात समझ में बात को नहीं, मतलब सब मिला के हमें जो है लचीलेपन, इनोवेशन और सहयोग की बात करती है, ठीक है। मेन ये फोकस ये रखा गया है ताकि उसका मार्केट जो है पूरे ब्रिक्स मेंबर का बहुत ज़्यादा बढ़े, ठीक है। अगर ब्रिक्स का बात करेंगे तो यहाँ पे न्यू डेवलप एक बैंक बना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ठीक है, NDB, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है जो फोर्टलेजा जो है ये जो ब्रिक्स समिट हुआ था वहां पे जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था, ठीक है। यार न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है किसके अंदर आते हैं, तो ब्रिक्स के अंदर आते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आशा करते हैं ब्रिक्स के लिए रिलेटेड आपके जो भी सवाल आएंगे सबसे पहले समिट कहाँ हुआ ये पूछेंगे, कैमा समिट ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा और इसका थीम क्या था ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 17वीं ब्रिक्स समिट जो कहाँ हुआ था, रियो डे जेनेरियो में हुआ था। आशा करते हैं ब्रिक्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अगला जो है टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर बात किया जाए। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात किया जाए कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो है अगर 100% अगर बात की इंडियन इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी क्या है, सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। मतलब तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है जो हमारा सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। सर्विस सेक्टर जो है बेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, बेस्ट इकोनॉमी आता है, ठीक है। लगभग कहा जाता है कि 55 से लेके 60% जो है, 56% जो है ये जीडीपी जो है सर्विस सेक्टर बेस्ड होता है। लेकिन उसमें से जो है ये यहाँ सबसे बड़ा जो भारत का जो इकोनॉमी है ये सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है। उसके बाद हम बात करेंगे सर्विस सेक्टर के बाद आता है हमारे पास जो आते हैं कौन, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है जिसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बात कर सकते हैं, ठीक है, ये सेक्टर बात करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसका जीडीपी लगभग जो है 25 से जो 26% जो है अप्रॉक्स माना जाता है, ठीक है। और सबसे कम जीडीपी जो है वो प्राइमरी सेक्टर का आता है, प्राथमिक क्षेत्र का आता है जो लगभग 17-18% है, ठीक है। ये आपका जीडीपी है, बात समझ में। तो यहाँ पे जो है लेकिन इंडियन जो है इकोनॉमी के अंदर जो कोर इंडस्ट्री है, जितने भी उद्योग चल रहे हैं उस उद्योग में ये आपको ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा वेटेज कितना है, और ये भी पूछ सकते हैं इस कोर इंडस्ट्री में कितने टाइप के जो है इंडस्ट्री जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान ही रखना होगा कि जो कोर इंडस्ट्री बना जो कोर उद्योग है उसमें 8 मुख्य उद्योग है जो सूचकांक जारी करती है, ठीक है, जिसमें बस सीमेंट है, ठीक है, मतलब सीमेंट हो गया, कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, ठीक है, बिजली हो गया, उर्वरक हो गया और प्राथमिक गैस हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरी हो गया, स्टील हो गया, ये सब पूरे मापता है, ठीक है। ये सूचकांक जारी कौन करता है, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो है प्रोडक्शन, ये सूचकांक को जारी कौन करता है, तो ये सूचकांक को मेन जारी करता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है। ये आपको सबसे पहले दिमाग में याद रखा कि जो 8 कोर इंडस्ट्री है, 8 जो है मुख्य उद्योग में जो वृद्धि है इसका सूचकांक जारी कौन करता है, तो IIP करता है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बात करेंगे, ये आपको जारी करता है, ठीक है। उसमें से याद रखना कि 8 कोर इंडस्ट्री में जो है 40.23% जो है, ठीक है, उसका मेन हिस्सा है, ठीक है। मेन हिस्सा क्या, तो उसमें सबसे बड़ा जो मेन पार्ट जो होता है 8 इंडस्ट्री में जो है औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर बात किया जाए बेस ईयर जो है 2011-12 के बेस ईयर से बात करेंगे हम, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बात करेंगे कोल का देखा जाए तो रिफाइनरी प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज है 28.4%, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा बढ़ते क्रम घटते क्रम में पूछा जा सकता है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज है तो 8 का जो है क्या
परसेंटेज वाइज क्या वेटेज है, तो सबसे ज्यादा आपको ये रिफाइनरी प्रोडक्ट देखा जाएगा 28.4% है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे मतलब पहला में आ जाएगा रिफाइनरी प्रोडक्ट आ जाएगा, दूसरा में आपको इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, और तीसरे पोजीशन में स्टील आ जाएगा, और चौथे में आ जाएगा कौन, चौथा में बात करेंगे तो यहां पे कोयला आ जाएगा, क्या था, कोयला क्षेत्र आ जाएगा। बात समझ में। और इसी तरह से आपको सीक्वेंस डाटा कम से कम पता होना चाहिए। और सबसे कम किसका है, तो याद रखना है सबसे कम फर्टिलाइजर का है, उर्वरक का जो है सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे कम परसेंटेज जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज में एग्जिस्ट करता है। बट 8 जो कोर उद्योग है उसमें से जो है 8 में से सबसे कम वाला कौन है, फर्टिलाइजर है, और सबसे ज्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं बताओ 28.4% है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि जो 8 कोर इंडस्ट्री है इसको जारी कौन करता है, तो IIP करता है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, उसमें 8 जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें है कौन कौन, तो आपको पता, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी पावर, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। टोटल 100% में सबसे ज्यादा किसका वेटेज है, रिफाइनरी प्रोडक्ट का। आशा करते ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके चांसेस जो इकोनॉमिकल बेसिस भी आ सकता है और करंट अफेयर के बेसिस पे भी आ सकता है कि सब मिलाकर अभी कुल भार कितना 8 कोर इंडस्ट्री में पूरा शामिल कितना किया गया, 40.27%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, आ जाएगा ग्लोबल, ये भी पूछेगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल ये हर बार पूछती है क्योंकि इसके चांसेस ज्यादा है। ये स्टार लगा, ट्रिपल स्टार लगाया मैंने क्योंकि इसका चांसेस ज्यादा है कि ग्लोबल इंडिया का जो है, इंडिया की जगह अभी हम पढ़े ब्रिक्स समिट पढ़े, तो ब्रिक्स समिट में भी थीम क्या रखा है, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कि नया कुछ जो है, नया कुछ क्षेत्र में जो है इंप्रूवमेंट किया जाएगा, नया कुछ डेवलपमेंट किया जाएगा, इनोवेशन पे फोकस किया जाएगा। तो इंडिया के इनोवेशन में क्या वेटेज है, इंडिया के कितना रैंक है, तो अगर बात करें ग्लोबल अगर इनोवेशन इंडेक्स में बात किया जाए तो भारत का बात करेंगे तो उसमें से देखा जाए तो 38 है। कितना बताओ, पहले 81 था। 2015 में बात किया जाए, 2015 में एक जो भारत का रैंक कितना इनोवेशन में था, रैंक था 81 था, लेकिन अभी जो है 2026 में रैंक हो गया 38 रैंक हो गया। ये VBI है क्योंकि इनोवेशन इंडेक्स कितना बार पूछा है और पूछने की चांस ज्यादा इसीलिए है कि ब्रिक्स समिट का जो है फोकस भी किया जा रहा है कि इनोवेशन, रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रही है। बात समझ में आए, तो यहां पे हम बात कर सकते हैं कि ग्लोबल जो है इंडिया का जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है कि भारत का रैंक कितना, 38 रैंक है। कितना, 38 है। सब मिला के है कितना, इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं 139 कंट्री जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, 139 कंट्री करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत है तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा ये फोकस किया जा रहा है कि जितना जो भी परफॉर्मर है, ठीक है, जो भी परफॉर्मर है जो अच्छे से काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और अच्छे जो है मतलब ग्लोबल जो लेवल पे, विश्व लेवल पे और अच्छे से नए नए चीज़ का जो है इनोवेशन करे, नए नए चीज़ को आविष्कार करे, ऐसे चीज़ों पे फोकस किया जाए। ठीक है, तो इंडिया का सबसे रैंक क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इतना 38 रैंक है। ये अभी 2025 का रैंक है, 26 का 25 का है, और 2015 में कितना था, 81 रैंक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पीएम गति, अगला क्वेश्चन है पीएम गति नेशनल मास्टर प्लान NMP क्या है। ठीक है, पीएम गति जो है नेशनल मास्टर प्लान क्या है, ये बेसिकली फोकस किया गया। पीएम गति जो है, ठीक है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसका फोकस ये क्या नेशनल मास्टर प्लान है, ये इसका काम है कि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करना। कैसे कनेक्ट करना है, या तो रोड के द्वारा हो, रोडवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट्स हो, पोर्ट्स मतलब बंदरगाह हो, चाहे हम बात एविएशन सेक्टर मतलब कि कह सकते हैं
कि एयरवेज हो, इसके द्वारा या तो इनलैंड वाटरवेज हो, मतलब जैसे इनलैंड वाटरवेज का मतलब जैसे बताओ कि लेट्स एग्जांपल नाव है जैसे चलता है, ठीक है, मतलब समुद्री मार्ग के द्वारा जो भी अगर वाटरवेज चल रहा है, जो भी अगर ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है वो इनलैंड वाटरवेज हो गया, ठीक है। लेकिन वो भी क्या है, अंदर में बात करेंगे, टेरिटोरियल के अंदर होगा, बाहर जाएगा तो होगा तो इनलैंड बात नहीं करेंगे। एनर्जी सेक्टर में बात करेंगे। सब मिला के कहने का मतलब है कि रिड्यूस द बता सिलोस एंड बता क्या, अवॉइड द डुप्लीकेशन। मतलब सब मिला कहने का मतलब है कि ये सब काम करेंगे, इससे फायदा ये होगा कि दोहराव और क्या बता जो तालमेल जो हमेशा बना रहेगा, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा होगा, रोड रेलवे एयरवेज और पोर्ट्स बंदरगाह सब में कनेक्टिविटी बढ़ाना है, मेन फोकस ये किया जाएगा। आपको एक ही चीज पूछेगा आपसे, सबसे पहले याद रखना है कि जो पीएम जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है कब आया, 2021 में, दिमाग पहले सेट कर लो, ठीक है। दूसरी बात याद रखना है, पता है इसका काम क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करती है। मतलब जमीला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब रोड रेलवे ये सब पे बात करती है, ठीक है, ताकि इसको कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। बात समझ में आया? तो आशा करते समझ में आया होगा। उसमें से जो है 57 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, जो पीएमजीएस जो है लेयर जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। पीएम गति शक्ति जो है, इतना ही नहीं, जो है पीएम गति शक्ति जो है डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान भी है, जहां पे अभी तक जो है 28 जो है डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है, 28 डिस्ट्रिक्ट कवर किया है, जो 26 स्टेट में जो पाया है, ठीक है। जहां 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इस पोर्टल, जहां पे रेलवे कनेक्टिविटी जो है, रेलवे का रोड कनेक्टिविटी, ठीक है, जियो स्पेशल डाटा के अनुसार काउंट किया गया, तो ये कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा क्या बढ़ावा दिया गया, ठीक है। जैसे रेलवे रोडवे से कनेक्टिविटी बढ़ेगा, इससे ट्रांसपोर्टेशन ये सब जितने भी हों वो सब लॉजिस्टिक कॉस्ट होगा, जल्दी मतलब टाइम रिड्यूस, टाइम जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका टाइम जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम लग सकता है, ठीक है। बहुत आसानी से इजीली जो है गुड्स जो है अवेलेबल हो सकता है। बात समझ में आए? तो ये आपको जो है आपको ध्यान रखना है, पीएम गति शक्ति मतलब मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए ये मास्टर प्लान है, ठीक है। तो आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, अगला करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्या है, एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद का क्या मकसद है? सबसे पहला मकसद यह है कि इस पहल का मकसद ये है कि हर जिले से एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद चुनकर उसकी ब्रांडिंग और प्रमोशन करना है, ठीक है, करके देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। कोई भी चीज़ अगर है तो एक जिला में जो भी प्रोडक्ट है उसको ब्रांड करना है, प्रमोशन करना है और हर पूरे देश में उसको बढ़ावा देना है, ताकि उसके बारे में लोगों के बारे में जानकारी हो, ठीक है। बात समझिए बात को ना। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यही फोकस किया गया, जहाँ पे 775 जो जिला है, 1200 में जो है 1240 से ज़्यादा उत्पादों की बता पहचान किया गया है। जहां पीएम जैसे बता पीएम एकता मॉल योजना, पीएम एकता बता मॉल योजना जो है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है फोकस किया जाएगा, जिससे बता सब मिला के यूनिटी मॉल बनाने की फोकस किया जा रहा है। इससे क्या होगा, कोई भी गुड्स का जो है प्रमोशन बहुत तेजी से होगा और लोग उसको जानकारी ज़्यादा होगा, सोसाइटी में अवेयरनेस ज़्यादा होगा, इसीलिए स्पेशली वन प्रोडक्ट पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है क्या। तो इसमें करना क्या है, किसी भी गुड्स को जो है ब्रांडिंग करना है, प्रमोशन करना है, ठीक है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट से लेके पूरे ओवरऑल इंडिया लेवल पे बात करना है, बात समझ में, ताकि गुड्स को आसानी से पहचाना जा सके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, ऐसा बताओ, वन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। ओपन नेटवर्क मतलब जो है ओपन नेटवर्क जो है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स मतलब सब मिला। कॉमर्स का मतलब क्या है, मतलब बिजनेस को बढ़ावा देना। बिजनेस कॉमर्स का मतलब क्या है, ई कॉमर्स का बात करेंगे। ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे बताओ वस्तु को हम खरीद और बिक्री कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसीलिए बताओ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का फोकस ये है कि ई कॉमर्स को बढ़ावा, भारत में जो ई कॉमर्स है उसके डिजिटल कॉमर्स के रूप में, मतलब डिजिटल मार्केट को उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, यही चीज़ लिखा हुआ है। वन बताओ
ओएनडीसी बता के मकसद है भारत में ई कॉमर्स को सबके लिए सुलभ और समावेशी बनाना है। इसे ई कॉमर्स इकोनॉमिक्स के तहत सभी प्लेयर्स के लिए बता इनोवेशन के नए रास्ते खुलेंगे और ई कॉमर्स का वैल्यू चेन से जुड़े सभी सेक्टरों में क्या हुआ संभावित फायदे मिलेंगे। बात समझ में? सब मिला के जो मार्केटिंग को बढ़ाना है, ठीक है, वो भी कैसे बता, ऑनलाइन डिजिटल मार्केट को बढ़ावा देना है। वही तो ई कॉमर्स है, जहां पे गुड्स को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वही ई कॉमर्स मार्केट होता है। ठीक है, जैसे 2025 में ओएनडीसी बताओ कि कुल मिलाकर 326 मिलियन से ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस किए गए। ठीक है, इसके अलावा बताओ अक्टूबर में बात किया 18.2 मिलियन ऑर्डर प्रोसेस किए गए रोजाना बात किया जाए तो यहाँ देखा था ट्रांजैक्शन का था औसत जो है लगभग कितना 1,10,100,000 लाख 5,90,000 बताओ से ज्यादा हो रही है। बात समझ में? मतलब सब मिला के जो है यहाँ पे ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाए ताकि यहाँ पे जो है लोगों को जो है कनेक्टिविटी भी जुड़ेगा, दूसरी बात फायदेमंद भी होगा, जो बिजनेस में जो स्टार्टअप करे उसको फायदेमंद भी होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। बताओ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा था प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव PLI रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लॉन्च किए, क्या बताओ PLI लॉन्च किए। PLI का मकसद क्या है कि हमारे जो देश है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। जैसे कोरोना वायरस में जो है आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या था, PPT किट नहीं था। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था कि PPT किट नहीं था, ठीक है, वहाँ पे सैनिटाइजर नहीं था, तो वैसे करके इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो अचानक से कोविड-19 आया तो वहाँ पे देखा ये जाने लगा कि हमें जो PPE किट जो है सैनिटाइजर हो अपना है, मतलब कि सेल्फ गवर्नेंस सेल्फ इंडस्ट्रियल होना चाहिए। ठीक है, खुद का इंडिजनेशन गुड होना चाहिए, मतलब खुद गवर्नमेंट उसको डेवलप करे। इसीलिए भारत का जो फोकस किया कि PLI पे फोकस किया गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है इसका टारगेट ये है कि भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना है, किसी पे निर्भर नहीं करेंगे। बात समझ में बात को नहीं, तो ये के सब मिला के फोकस किया PLI का, भारत को एक आत्मनिर्भरता की तरफ चलना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसा ग्लोबल डिजास्टर हो उसको रोका जा सके। बात समझ बात को, और किसी से अगर जो है मदद लेने की कोई संभावना, कोई जो है सहारा लेने की कोई आवश्यकता ना हो, ताकि जो अपने में जो सब मिला के जो है आत्मनिर्भर बन पाए। ठीक है, तो यहाँ फोकस ये कहता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का टारगेट यही है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए विजन और ध्यान रखते हुए देश के मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। एक्सपोर्ट में समझ एक देश से बताओ, जैसे इंडिया से अगर चाइना जो है यहाँ तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इंडिया से जो सामान जो चाइना में भेजा जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ावा जिससे इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट बैलेंस जो है बात करेंगे, करंट अकाउंट डिफिसिट जो होगा बेसिकली बहुत ज्यादा कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सब मिला के इंडिया की करेंसी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बात समझ में, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। बात समझ में, तो यहाँ फायदा है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। पहले इंसेंटिव का फायदा ये है कि अगर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, इससे फायदा ये होगा कि आपका सबसे पहला चीज तो आत्मनिर्भर तो बनेगा, हमने एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, और इतना ही नहीं, और आपको फायदा क्या होगा, इंडिया के करेंसी भी क्या स्ट्रांग होगा, इंडिया के वैल्यू भी बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगा, बहुत सारा फायदा होगा। ठीक है, तो 2025 में देखा गया कि 14 सेक्टर, ये पूछेगा आपसे 2025 में आया और 14 सेक्टर PLI पे लॉन्च किया, उन्हें 1.88 लाख करोड़ रुपए में ज्यादा का था वास्तविक से निवेश के हुआ, जिसके परिणाम से 17 लाख करोड़ रुपए का ज्यादा से अतिरिक्त क्या प्रोडक्शन और बिक्री हुई। बात समझ में, सब मिला के जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, बिजनेस को बढ़ावा देना, इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, ये टारगेट है। बात समझ में, जो PLI के अनुसार स्कीम के अनुसार 7.5 लाख करोड़ रुपए जो है ज्यादा जो है एक्सपोर्ट हुआ है। एक्सपोर्ट मतलब एक देश से दूसरे सामान को भेजना, एक्सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, यहाँ पे फोकस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे टेलीकॉम कंपनी हो, चाहे नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हो, ये सब ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जो इंडिया में उसका वेटेज कम था, उस वेटेज को बढ़ाना है। जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए सेमीकंडक्टर एग्जांपल बात की जाए तो सेमीकंडक्टर पूरे भरपूर रूप से भारत जो है पूरे संपूर्ण रूप से जो है वो डिपेंडेंसी नहीं है। सेमीकंडक्टर जैसे चाइना जो उससे यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, तो इंडिया जो सेमीकंडक्टर जैसे मान लिया है तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज हो गया है ना, तो ये चीज जो है उसके लिए भारत जो है पूरे फुल्ली डिपेंडेंट था ही नहीं।
ठीक है। तो इंडिया में जो है सेमी कंडक्टर पे काम करेगी, कहाँ क्या है बताइए, वहाँ पे रिसर्च करेगी, कहाँ क्या है और डिस्कवर करने का प्रयास करेगी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जब बात है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बात की, बहुत सारे मेडिसिन जो है वो बाहर के कंट्री से जो है भारत में एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। इंपोर्ट भारत में क्या इंपोर्ट होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे चाइना से बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जो मेडिसिन जो है इंडिया में इंपोर्ट होती है, ठीक है, जो चाइना के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर, जैसे चाइनीज मोबाइल हो गया भारत में आ रहा है, तो ये सब कुछ अगर मान लीजिए इससे अगर चाइनीज मोबाइल इंडिया में आ रहा है, इसका मतलब कि इंडिया इकोनॉमी क्या वीक हो रहा है। बात समझ में, बात को सब मिला के जो है कि चाइनीज के जो है जीडीपी में क्या ग्रोथ हो रहा है, बात समझ में। अगला बता क्या, नेटवर्किंग प्रोडक्शन में बढ़ेगा, ठीक है। तो पीएलआई आत्मनिर्भर को फोकस है, आत्मनिर्भरता के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, इससे बताओ हमें फायदा क्या क्या हो सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट, ये सब सभी अपॉर्चुनिटी पर इंडिया के जीडीपी में क्या बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस क्या बहुत ज़्यादा होंगे, इंडियन इकोनॉमी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होंगे। ये पीएलआई का पर्पज है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया हो पीएलआई, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट एक चांसेस क्या है आ सकता है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। भारत ऐसे देश है जहां पे स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम है 2016 में पहली बार लाया गया, क्या बताओ 2016 में। स्टार्टअप इंडिया का फोकस यही है, ये लाया गया कि ये स्टार्टअप इंडिया की पहल देश के स्टार्टअप, ठीक है, इकोसिस्टम के लगातार विकास के लिए एक मजबूती आधार तैयार किया, ठीक है। स्टार्टअप अपना खुद का बिजनेस तैयार करना, खुद का बिजनेस जो है, खुद का बिजनेस अगर प्रमोट कर रहे हैं तो ये स्टार्टअप इंडिया है, ठीक है। खुद को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने की ज़्यादा चांसेस होता है कि ताकि सेल्फ एम्प्लॉयड हो, किसी पर निर्भरता न हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि लोग में स्टार्टअप इंडिया पे फोकस है। मोदी जी के फोकस ये थे कि मतलब सब मिला के जो है गवर्नमेंट का फोकस ये था कि मतलब स्टार्टअप इंडिया में क्या होगा, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ेंगी, रोजगार ज़्यादा होंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, मतलब बेरोजगारी क्या कम करने के लिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है। इससे क्या होगा, स्टार्टअप से क्या होगा, ये पूरे देश में 21 लाख जॉब का, देखो ये 21 लाख जो है जॉब क्या होगा, मतलब कि नौकरियां मिली, बात समझ में। मतलब सब मिला के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बनाने के सबसे बड़ा मेन मकसद क्या स्टार्टअप इंडिया है। अगला जैसे नारी शक्ति, जैसे नारी शक्ति एग्जाम्पल बात करेंगे, ठीक है। ये भारतीय स्टार्टअप पारदर्शिता को बदलने के लिए महिलाओं को उद्यमियों और अहम योगदान रहा है, ठीक है। भारत में कहता है मान्यता प्राप्त स्टार्टअप से कहता है 48% ज़्यादा कहता है कम से कम महिला एक क्या डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। 48% से बताओ लिखा गया, मतलब भारत में जो मान्यता प्राप्त जो स्टार्टअप्स है उस पर 48% से ज़्यादा में कम से कम एक, 48% से ज़्यादा में कम से कम क्या बताओ, कम से इससे ज़्यादा में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। इससे क्या है, महिला का एक सशक्तिकरण आएगा, ठीक है। महिला खुद के सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी, जिससे क्या है महिला के बीच जो महिलाओं के बीच जो है वीकर सेक्शन माना जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतभेद होता है, उससे क्या कम होगा, ठीक है। ये महिला सशक्तिकरण का, नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा एक जो है एक बहुत बड़ा अनुभव क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो आशा करता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया जो है किसके द्वारा आया गया, याद रखना डीपीपीआई, याद रखना बताओ, ठीक है, डीपीपीआई का नहीं, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक बात करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अगला दिन आपको बताएंगे, जो 8 आपको जो टॉपिक बताएं, जो करंट अफेयर्स है, जो आपको जो है समझने में आपको हेल्प मिलेगा कि आपको कैसे आपको ध्यान रखना है। तो इस स्कीम में पहले डेट याद रखना है, थीम क्या है, इतने डेट, थीम क्या है, पर्पज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उससे क्या क्या फायदा हो रहा है, ये सब सारे चीजें आपको जो है, ये कोई भी स्कीम का मेन मकसद होता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट जो है एग्जाम वांटा प्रेप से जुड़े रहिए, आप लोग की तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूती जरूर देगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।